16 दिसंबर 1971 ढाका का रेस कोर्स मैदान। एक जनरल जिसके पास 93,000 सैनिक थे, जिसके पास टैंक्स थे, आर्टिलरीज थी और एक पूरा शहर था, वो चुपचाप एक मेज के सामने बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने रखे कागज पर उसने पेन चलाई और उस एक सिग्नेचर के साथ 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार रख दिए। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसी वक्त एक नया मुल्क भी बना, पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान कोई नॉर्मल देश नहीं था। इसके दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और दोनों के बीच में था पूरा हिंदुस्तान का नक्शा, करीब 2000 किलोमीटर का फासला। एक ही झंडा, एक ही नाम, लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। वेस्ट पाकिस्तान में थी सारी पावर, इस्लामाबाद वहाँ था, आर्मी का हेडक्वार्टर्स वहाँ था, बड़े नेता वहाँ थे। और ईस्ट पाकिस्तान में थी आबादी। पूरे पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ईस्ट में रहती थी, लेकिन बजट का 70% वेस्ट को मिलता था। नौकरियाँ वेस्ट को मिलती थी, फैसले वेस्ट में होते थे। ईस्ट के लोग बस देखते रहते थे। और फिर 1948 में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने आग लगा दी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली थे, उनकी ज़बान बांग्ला थी, उनके गाने थे उसमें, उनकी कहानियाँ थी, उनका पूरा वजूद था। और वो ज़बान गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से, स्टैम्प से, करेंसी से मिटाई जाने लगी। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने यह नहीं माना। 21 फरवरी 1952 को ढाका की सड़कों पर स्टूडेंट्स उतर आए। पुलिस आई, पहले लाठियाँ चली, फिर गोलियाँ। कुछ स्टूडेंट्स वहीं शहीद हो गए, लेकिन वो आवाज़ नहीं दबी। आज वो तारीख 21 फरवरी पूरी दुनिया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में याद करती है। एक ऐसी भाषा की याद में जिसे बचाने के लिए खून बहा, जख्म लग चुका था। अगले 20 सालों तक पाकिस्तान किसी तरह एक रहा, लेकिन अंदर से दरारें बढ़ती रही। 1969 में पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था। प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ दोनों एक ही आदमी थे, जनरल याया खान। उसने ऐलान किया कि वो डेमोक्रेसी वापस लाएगा, इलेक्शन होंगे, और इस बार ईस्ट पाकिस्तान को उसकी आबादी के हिसाब से ज़्यादा सीट्स मिली। लोगों को लगा शायद अब इंसाफ होगा। दिसंबर 1970 में इलेक्शंस हुए और रिजल्ट्स ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ने 169 में से 167 सीट्स जीत ली। 313 सीट्स की नेशनल असेंबली में वो मेजॉरिटी पे थे। अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। एक बंगाली पूरे पाकिस्तान का पीएम। इस्लामाबाद में ये खबर किसी तूफान की तरह आई। वेस्ट पाकिस्तान के बड़े नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने साफ कह दिया, हम यह नहीं मानेंगे, और याया खान ने नेशनल असेंबली की बैठक ही रद्द कर दी। जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वादा किया था उसी को दफन कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ उसके बाद उसे धोखे के अलावा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। शेख मुजीबुर रहमान ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। हड़तालें, सड़कों पर लोग उतरे। एक पूरे मुल्क ने अपना काम बंद कर दिया, और उसकी मांग थी एक अलग देश, बांग्लादेश। याया खान को पता था वो ईस्ट पर अपनी ग्रिप खो रहे हैं, और इसलिए उन्होंने एक फैसला किया जो इतिहास के सबसे जालिम फैसलों में गिना जाता है। 25 मार्च 1971 की रात ढाका में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के बैरक्स में ऑर्डर तैयार थे।
ऑपरेशन सर्च लाइट। प्लान था एक रात में पूरे ईस्ट पाकिस्तान की रेजिस्टेंस को कुचल देना, स्टूडेंट्स को, लीडर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, सबको। रात के अंधेरे में टैंक्स निकले, ढाका यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया, क्योंकि वहाँ वो स्टूडेंट थे जो सबसे ऊंची आवाज़ में बोलते थे। प्रोफेसर्स को उनके घरों से निकाल कर गोली मारी गई। अवामी लीग के सपोर्टर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। हिंदू नेबरहुड्स जलाए गए और जर्नलिस्ट को होटल में बंद कर दिया गया ताकि दुनिया को कुछ पता ना चले। अगले दिन शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान ले जाया गया, लेकिन उनसे पहले उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज दे दिया था। उन्होंने कहा, यह शायद मेरा आखिरी मैसेज हो। आज से बांग्लादेश आज़ाद है। जहां भी हो, जो भी साधन हो, लड़ो जब तक पाकिस्तान की आखिरी फौज इस जमीन से नहीं निकलती। वो मैसेज हिस्ट्री में दर्ज हो गया। अगले कई महीनों में पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में जो किया उसे इतिहासकार जीनोसाइड कहते हैं। अनुमानों के मुताबिक करीब 30 लाख लोग मारे गए और इस कत्लेआम से बचने के लिए लोग एक तरफ भागने लगे जहां उन्हें लगा शायद कोई बचा लेगा। वो तरफ थी इंडिया। कुछ ही महीनों में करीब 1 करोड़ लोग इंडिया में आ चुके थे। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, सब जगह रेफ्यूजी कैंप्स भर गए। इंडिया ने दिल खोलकर इन लोगों को जगह दी, लेकिन यह बोझ उस वक्त की इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत भारी था। इतना भारी कि गवर्नमेंट को लेटर पर स्टैम्प के साथ 5 पैसे का रेफ्यूजी टैक्स लगाना पड़ा। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी ने एक मीटिंग बुलाई, आर्मी चीफ सैम मोनिकशॉ और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। उनकी बात सीधी थी, पाकिस्तान पे हमला करो, बांग्लादेश को आज़ाद कराओ, रेफ्यूजीज वापस जाएं। लेकिन मोनिकशॉ ने साफ मना कर दिया। मोनिकशॉ के 2 आर्गुमेंट थे। पहला, आर्मी अभी तैयार नहीं है, सैनिक देश के अलग अलग हिस्से में तैनात है, एम्यूनेशन कम है, पोजिशनिंग गलत है। दूसरा, मौसम, मई जून में ईस्ट पाकिस्तान में मॉनसून होता है, टेरेन स्वैम्प बन जाता है, आर्मी की मूवमेंट धीमी हो जाती है और उसी वक्त हिमालयन पासेस खुलते हैं, चाइना हमला कर सकता है। तब इंडिया को एक नहीं 3 फ्रंट्स पे लड़ना होगा। इंदिरा गांधी ने सुना और माना। यह उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। वो जानती थी कि जंग जीतने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। फैसला हुआ, नवंबर के आखिर में हमला होगा। तब तक आर्मी तैयार होगी और तब तक इंडिया दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। मई 1971 में इंडिया ने ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया, जिसमें इंडियन आर्मी ने मुक्ति वाहिनी को सीक्रेटली ट्रेनिंग और हथियार देना शुरू किया। मुक्ति वाहिनी ईस्ट पाकिस्तान के वो लोग थे जो पाकिस्तान आर्मी से लड़ने के लिए खुद खड़े उठे थे। स्टूडेंट्स, फार्मर्स, क्लर्क, सब। और उसी के साथ इंडिया की डिप्लोमेसी भी शुरू हुई। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर स्वरण सिंह दुनिया के देशों का दौरा करते रहे ताकि पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया जा सके। यूएन में प्रपोजल आया, दुनिया ने इंडिया से सिंपैथी जताई, लेकिन कोई एक्शन नहीं किया क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। यूएस प्रेसिडेंट निक्सन और उनके एडवाइज़र हेनरी किसिंगर को पाकिस्तान की ज़रूरत थी चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए। पाकिस्तान बीच की कड़ी था, इसलिए निक्सन ने न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि उसे वेपन्स और पैसे भी दिए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक जेनोसाइड का सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अगस्त 1971 में इंडिया ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक किया जिसने सारी कैलकुलेशन बदल दी। इंडिया और सोवियत यूनियन ने एक ट्रीटी साइन की, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इसका मतलब था अगर इंडिया पर कोई हमला करे तो सोवियत यूनियन साथ लड़ेगा। ये एक लाइन थी जिसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया।
नवंबर आते आते इंडिया को साफ दिख रहा था दुनिया कुछ नहीं करेगी, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को रोकना मुमकिन नहीं है। अब सिर्फ एक रास्ता था। इंडिया नवंबर में आखिर में हमले के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने एक ऐसी गलती की जो उसे हमेशा महंगी पड़ी। शाम के 5:45 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स ने इंडिया के कई एयरफील्ड्स पर एक साथ हमला किया। पठानकोट, अमृतसर, आगरा और कई और 50 सॉर्टीज, करीब 180 बॉम्ब्स। पाकिस्तान को लगा 1965 की तरह पहले स्ट्राइक करो, इंडिया घबरा जाएगा, लेकिन इंडिया इस बार तैयार था। रनवेज डैमेज हुए जो कुछ घंटों में रिपेयर भी हो गए, और इस हमले ने एक काम और किया, पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि जंग पाकिस्तान ने शुरू की। इंदिरा गांधी उस वक्त कैलकाटा में एक पब्लिक रैली में थी। खबर आई वो तुरंत दिल्ली लौटी। रात को उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर नेशन को एड्रेस किया। उनके शब्द थे, आज शाम 5:30 बजे के कुछ देर बाद पाकिस्तान ने हम पर फुल स्केल वार शुरू कर दी है। बांग्लादेश की जंग अब इंडिया की जंग बन गई है। उस रात इंडिया ऑफिशियली इस वॉर का हिस्सा बन गया। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। 4 दिसंबर की सुबह इंडियन एयरफोर्स ने 120 सॉर्टीज से जवाब दिया। पाकिस्तान के एयरबेस और एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान हुआ। उसी दिन इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट ने ईस्ट पाकिस्तान के दोनों बड़े एयरपोर्ट चिटागोंग और कॉक्स बाजार पर स्ट्राइक किया। INS विक्रांत से 12 एयरक्राफ्ट उड़े और दोनों पोर्ट्स को बुरी तरह डैमेज दिया। और उसी रात वेस्टर्न फ्रंट पर इंडियन नेवी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर मिसाइल अटैक। इंडिया के पास सोवियत यूनियन की खरीदी OSA क्लास मिसाइल्स बोट थी, छोटी लेकिन खतरनाक। प्रॉब्लम थी वो कराची तक खुद नहीं पहुंच सकती थी, तो नेवी ने एक अनोखा तरीका निकाला। बड़े वारशिप INS किल्टन ने इसे टो किया, कराची के पास ले गया। वहां पहुंचकर मिसाइल्स बोट में हमला किया। पाकिस्तान के 2 वॉरशिप्स PNS खैबर और PNS मुहाफिज डूब गए। कराची पोर्ट में रखे ऑयल टैंकर्स में आग लग गई जो कई दिनों तक जलती रही। वेस्टर्न फ्रंट पर लोंगेवाला में भी एक अजीब घटना घटी। राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटी सी पोस्ट जहां सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स थे, मेजर KS चांदपुरी की कमांड में। पाकिस्तान ने रात को हमला किया, 2000 से 3000 सैनिक और 45 टैंक के साथ। मेजर चांदपुरी के पास कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक रात होल्ड करनी थी। उन्होंने मशीन गन से ऐसी भारी फायरिंग की कि पाकिस्तानियों को लगा हजारों इंडियन सोल्जर्स हैं। पाकिस्तानीज ने सोचा आगे माइंस है, तो वो रुक गए। सुबह होते ही जैसलमेर से हंटर एयरक्राफ्ट आए और दर्जनों पाकिस्तानी टैंक्स तबाह हो गए। ये जंग अकेले दम पर लड़ी गई और जीती गई। ईस्ट पाकिस्तान में इंडिया का प्लान था सीधे ढाका पहुंचना। पाकिस्तानी आर्मी को हर जगह से इंगेज करने की ज़रूरत नहीं थी, बस उन्हें बाईपास करते हुए कैपिटल घेरना था, और यही हुआ। इंडियन आर्मी ने एक के बाद एक पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को छोड़ते हुए तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू किया। 7 दिसंबर तक जसौर ईस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आज़ाद हो चुका था। वहाँ पाकिस्तानी एयरबेस था जो अब इंडिया के काम आने लगा। लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जो किताबों में पढ़ाया जाता है।
रिवर क्रॉस करने और आसूगंज में लड़ने की बजाय उन्होंने MI हेलीकॉप्टर से 4000 इंडियन सोल्जर्स को सीधे मेघना के उस पार एयरलिफ्ट कर दिया। आसूगंज को बाईपास कर लिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो वहां तैनात थी बस देखती रह गई। 10 दिसंबर तक सिलहेट एरिया कैप्चर हो चुका था। इंडिया चारों तरफ से ढाका की तरफ बढ़ रही थी और तभी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर ने पाकिस्तान की मदद के लिए कदम बढ़ाया। अमेरिका ने टास्क फोर्स 74 को बे ऑफ बंगाल की तरफ भेजा। इसमें था USS इंटरप्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। साथ में थे 8 नेवी शिप्स और 1 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। यूके ने भी अपना ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी की तरफ मुड़ा। मैसेज साफ था, इंडिया को रोको। ये वो मूवमेंट था जो इंडिया को तोड़ सकता था, लेकिन इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ जो ट्रीटी साइन की थी वो अब काम आई। इंडिया ने मॉस्को को मैसेज किया। सोवियत यूनियन ने बिना देरी किए अपना पैसिफिक फ्लीट भेज दिया, जिसमें थे 5-6 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन। सोवियत फ्लीट ने यूएस फ्लीट को घेर लिया। यूके का रास्ता भी ब्लॉक हो गया। अमेरिका और यूके को समझ आ गया, अगर आगे बढ़े तो ये न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन बन सकता है। USS एंटरप्राइज वापस मुड़ गया। इंडिया का रास्ता साफ था। 11 दिसंबर तक इंडियन आर्मी सभी डायरेक्शन से तेजी से बढ़ रही थी। पाकिस्तान की आर्मी जो पोजीशंस पर थी वो ढाका की तरफ रिट्रीट करने लगी। अगर ये सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स ढाका पहुंच जाते तो कैपिटल को कैप्चर करना मुश्किल हो जाता। इंडियन एयरफोर्स ने कंबाइंड ऑपरेशन किया। 50 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने करीब 800 पैरा ट्रूपर्स को तंगेल रीजन में ड्रॉप किया, जो ढाका और रिट्रीटिंग पाकिस्तानी आर्मी के बीच में था। रास्ता बंद हो गया और फिर एक इंटेलिजेंस मिली। ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे गवर्नमेंट हाउस में, जंग जारी रखने का फैसला करने के लिए। विंग कमांडर बिश्नोई और 3 और पायलट्स अपने मिग 21 उड़ाकर आए और मीटिंग के दौरान ही गवर्नमेंट हाउस पर एयर स्ट्राइक कर दी। पूरी बिल्डिंग धुएं में घिर गई। गवर्नर AM मलिक भागकर एयर रेड सेंटर में छुप गए और कांपते हाथों से अपना रेजिग्नेशन लिखा। पाकिस्तान की ईस्ट में पॉलिटिकल बैकबोन टूट चुकी थी। सैम मोनिक्सॉ ने ब्रॉडकास्ट मैसेज दिए पाकिस्तानी ट्रूप्स और जनरल नियाजी को कि सरेंडर करो। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. 15 दिसंबर तक पाकिस्तानी सोल्जर्स ढाका यूनिवर्सिटी और दूसरी बिल्डिंग्स में छुपकर बैठे थे, जो अंदर से हार मान चुके थे। 16 दिसंबर 1971 मेजर जनरल जैकब इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नियाजी के पास नेगोशिएशंस के लिए पहुंचे। घंटों की बातचीत हुई। आखिरकार नियाजी ने हाँ कहा। ढाका के रेस कोर्स मैदान में सरेंडर सेरेमनी हुई। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हथियार रख दिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर। उस मोमेंट में जो लोग रेस कोर्स मैदान में खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू 9 महीने के दर्द के थे, ऑपरेशन सर्च लाइट की उस काली रात के थे और आज़ादी के थे। उस दिन बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर आया। जंग खत्म हुई और इंडिया ने वो किया जो बड़े देश नहीं करते, एक भी इंच टेरिटरी नहीं मांगी। इंडिया में इंदिरा गांधी, जिसे कभी अपोजिशन गूंगी गुड़िया कहता था, पार्लियामेंट में जब विक्ट्री अनाउंसमेंट के साथ आई तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त अपोजिशन में थे, खड़े हुए और बोले, इंदिरा गांधी ने आज गॉडेस दुर्गा का अवतार लिया है। 1971 की यह जंग सिर्फ टैंक्स और एयरक्राफ्ट की कहानी नहीं है। ये उस जिद की कहानी थी जो कहती है कोई भी पावर
इतनी बड़ी नहीं होती कि किसी की पहचान मिटा सके। वो बंगाली स्टूडेंट्स जो 1952 में अपनी भाषा के लिए सड़कों पर उतरे थे, उनकी आवाज़ 1971 में एक पूरे देश की नींव बन गई। 3000 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स ने इस जंग में अपनी जानें दी। वो बांग्लादेशी सिविलियंस जिन्होंने 9 महीने में सब कुछ खोया, उनका हिसाब आज भी अधूरा है। आज बांग्लादेश एक थ्राइविंग नेशन है। हर साल 16 दिसंबर को वहाँ विक्ट्री डे मनाया जाता है और उस दिन लाखों लोग याद करते हैं उन 13 दिनों को।